जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी एक बार जो नॉन जेके रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनको एक बार ये कहा गया था कि आप उन गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में रजिस्टर करें, अदरवाइज उनको उस बार अगर उनको कहीं गाड़ियों को सीज भी किया गया था और कहीं गाड़ियों को चालान भी किया गया था। लेकिन उसके बाद एडवोकेट जोहर अहमद भट्ट ने एक पीआईएल दर्ज की थी हाई कोर्ट में, और ये एक डिसीजन लाने में कामयाब हुए, जिससे उन गाड़ी वालों को किसी हद तक राहत मिला था। लेकिन कल एक सर्कुलर निकलता है, जो जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट का एक सर्कुलर निकलता है, उसमें फिर से बताया गया है कि आप इन गाड़ियों को यहाँ पे रजिस्टर करो। अगर इन्होंने एक टाइम स्पैन जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके मुताबिक एक टाइम स्पैन जो रखा गया था, उसके हिसाब से अगर उन्होंने वो वक्त किसी एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी के अहाते में गुजारा है तो उनको वहां पे गाड़ियों को रजिस्टर करना लाजिम है। तो मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं एडवोकेट जोहर अहमद भट्ट, जिन्होंने पिछली बार पीआईएल फाइल किया था इसके रिलेटेड। आज देखना चाहेंगे कि इस ऑर्डर को जोहर अहमद भट्ट कैसे देखते हैं, और ये ऑर्डर जो आया है इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या ये जो पिछली बार पीआईएल में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, कहीं ये उसके खिलाफ तो नहीं हो रहा है? जोहर साहब, आपका वेलकम है द कश्मीर वाला में। सर, क्या डिटेल्स है इसके हवाले से? क्या करना है अब इन गाड़ी वालों को जिनके पास नॉन जेके रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, उनके लिए क्या संदेश मिला है कल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से? शुक्रिया शुक्रिया शाकिर साहब, शुक्रिया। सबसे पहले जो पिछली बार जो आरटीओ कश्मीर ने ऑर्डर निकाला था जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, जी। तो उसमें जो हमने चैलेंज किया तो डिवीजन बेंच की तरफ से जजमेंट आई थी, डिवीजन बेंच की तरफ से। और इस केस में, खुसूसन इस केस में सरकार की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल भी हाजिर हुए थे। और फाइनली जो जजमेंट आई थी, उस जजमेंट का पैरा 29 एंड पैरा 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पैरा 29 एंड पैरा 30 में कोर्ट ने वाज़ह किया था कि रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की एक ही बार होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, और दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हता कि अगर कोई गाड़ी किसी अथॉरिटी में, किसी भी स्टेट में 12 महीनों से ज्यादा टाइम में रखी जाएगी, तब जाके वो मालिक उसका रजिस्ट्रेशन मार्क चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन मार्क, जिसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके लिए कोर्ट ने वाज़ेह किया था पैरा 29 में, उसके लिए दोबारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि रिट पिटीशन में कोर्ट, ये डिवीजन बेंच की जजमेंट है, दैट मीन्स ये फाइनल है। क्योंकि जब हमने चैलेंज किया था, हमने बोला था डबल टैक्स की वायलेशन होती है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है, डबल टैक्स इसमें लिया जाता है। इस मुल्क में सिंगल टैक्स एक ही प्रॉपर्टी पर है। फाइनली जब कोर्ट की जजमेंट आ गई, तो जब भी कोई जजमेंट आती है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की, वो कानून होता है अनटिल एंड अनटिल अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। लेकिन जो अपोजिट साइड है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने इस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, दैट मीन्स इसकी फाइनलिटी आ गई और ये फाइनल लॉ बन गया। लेकिन कल जो सर्कुलर आया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक सर्कुलर आया है, और यहाँ पर रेफरेंस दी गई है जजमेंट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट WPC नंबर 669 ऑफ 2021, जोहर अहमद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से जो कल का सर्कुलर है, ये दिखाता है कि जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि जजमेंट का हवाला देते हैं। जब हम सर्कुलर पढ़ते हैं, इसमें सेक्शंस की जिक्र दी गई है, और एक सेक्शन जो कल किसी दिस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने इसको मिसकोट किया था। ये जो सेक्शन 39 है, यहाँ पर जो लिखता है, ये नो पर्सन, ये इसका मतलब नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड अदर ओनर ऑफ द व्हीकल शैल कॉज टू परमिट द व्हीकल। इसका मतलब निकलता है वो गाड़ी जो नई है, नई, अगर अभी नई गाड़ी है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी कभी नहीं हुई है, ये उस गाड़ी को लागू है। उन गाड़ियों को लागू नहीं है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार करनी। अब सर इसमें लास्ट में, लेकिन लास्ट जो कंक्लूडिंग पैरा है, वहां पर जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है वो लिखते हैं, इट इज therefore enjoined upon all the registering authorities
टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द अबव प्रोविजंस। इधर तो ठीक है, इनको लिखना चाहिए था टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई द जजमेंट, यहाँ पर होना चाहिए था कंप्लाई द जजमेंट, राइट। और फाइनली लिख रहा है एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय एसआरओस एंड एसओस बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक, तो यहाँ पर इसमें नहीं है, यहाँ पर जजमेंट, ऊपर से हम जजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली जजमेंट की कंक्लूडिंग पैरास को प्रोड्यूस करना था और सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को बोलना था जजमेंट अप्लाई करो, बिकॉज जजमेंट तो फाइनल है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है आप ट्रांसपोर्ट रूल्स फॉलो करो, वो भी ठीक है, लेकिन फाइनली बोलते हैं एसआरओस एंड एसओस को फॉलो करो। एसआरओ और एसओ जो ऑलरेडी चैलेंज हुए थे, जिसके जरिए 9% टैक्स लिया जाता है गाड़ी की टोटल वैल्यूएशन, और शायद उन्हीं एसआरओस को चैलेंज ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है जिनको आपने कोर्ट में चैलेंज किया था। एब्सोल्युटली, जो ऑलरेडी चैलेंज्ड थे और वो एनेक्सर भी थे जो कोर्ट ने क्लियर करके दिया था। कुल मिला के कहेंगे, जब ये सर्कुलर ऊपर से जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन बोलता है, नीचे डबल टैक्स डिमांड करता है, इसको बोलते हैं सर ओपन willful contempt of the court, willful contempt of law of the land. So this amount is, in that way, this amount is contempt. This is contempt by, this is the concerned officer who had signed this document. So जब देखा जाता है यहाँ पर जजमेंट को रिप्रोड्यूस करना था जो नहीं की गई है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन एक चीज इसमें पॉजिटिव है, जब ये जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं तब ये जजमेंट अब फाइनल हो गई। अब इस जजमेंट को रेस्पोंडेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वरना 60 डे तक, अभी इसमें 29/4 को जजमेंट आई थी, अभी इसमें थे 10-15 दिन उनके पास, वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई रेस्पोंडेंट्स को, बिकॉज उन्होंने जब इसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक। इसमें और एक जिक्र भी किया गया है कि जो बाहर की व्हीकल्स है उनको यहाँ पे यूज जो किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि कैसे उसके बाद ये जो जजमेंट है उसको कहीं साइडलाइन करने की कोशिश तो नहीं की जाती है इन द गर्ब ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और अनलॉफुल एक्टिविटीज? उसके लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ में, अगर ऐसा कुछ है उसके लिए अलग से एक्शन की जा सकती है। कोई भी गाड़ी अगर अनलॉफुल या किसी भी गलत एक्टिविटीज में का इन्वॉल्व है उसके लिए। लेकिन ये जो मसला है ये कोर्ट की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। जो डबल टैक्स पर चैलेंज किया गया था और रजिस्ट्रेशन पर चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने वाज़ह किया गया था, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन हम कोर्ट की जजमेंट को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम बोल सकते थे जब कोर्ट में केस चल रहा था। अब तो ऐसा कुछ, हाँ अगर ऐसा है उसके लिए सेपरेट लॉ है, दैट कैन बी कॉग्निजेंस कैन बी टेकन एंड, बट चलो अगर हम रजिस्ट्रेशन, अगर हम गाड़ियों को बोलेंगे आप रजिस्ट्रेशन मार्क करो, सब लोग रजिस्ट्रेशन मार्क करो, जिनको 12 महीनों से ज्यादा यहाँ गाड़ी रखनी है वो बोल सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन मार्क करेंगे। फाइनली क्या होगा, उनसे टैक्स नहीं लेंगे, खुशी खुशी सब लोग आएंगे करेंगे, तो फिर रुक सकता है क्राइम, जो भी क्राइम है। लेकिन ये तो है हम टैक्स मांग रहे हैं, ये तो हम लेकिन अब टैक्स मांगने की बात नहीं है, इस टाइम ये टैक्स मांगने की बात नहीं है। टैक्स मांगने की बात ये थी जो सर्कुलर 27 मार्च को जो सर्कुलर इशरा किया गया था, तब ये डबल टैक्स की बात है। इस टाइम तो ये वायलेशन ऑफ कोर्ट जजमेंट है, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, दिस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ठीक, इसमें फिर से जिक्र की गई है जो डबल टैक्स की, आप उसको डबल टैक्स कहते हैं, लेकिन सरकार जिक्र कर रही है कि टैक्स बाहर की गाड़ियां काफी ज्यादा यहाँ पे जमा हुई है और उन्होंने यहाँ पर जो टोकन टैक्स नहीं भरा है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद आपकी जो लास्ट पीआईएल है वो इसी के रिलेटेड थी कि जो डबल टैक्स लिया जा रहा है उसके खिलाफ थी। कोर्ट की जजमेंट क्या मिली उस हवाले से? क्या कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रजिस्टर करना चाहे तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा डबल, या कुछ और डिटेल्स है इसमें? देखो सर, टोकन टैक्स होता है जब भी आप कोई नई गाड़ी लाते हैं, इस मुल्क में, पूरे मुल्क में एक ही मुल्क है, एक ही कानून है, जब भी कोई नई गाड़ी हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी का हमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को टोकन टैक्स देना पड़ता है। यानी उस गाड़ी की टोटल रेट देखी जाती है,
ठीक। टोटल कास्ट। और ये वेरी है, दिल्ली ने 3% ही रखा है, लद्दाख ने 2% ही रखा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रखा गया है 9%। तो वो टैक्स हम एक ही बार देते हैं जब गाड़ी ली, और ये 15 साल तक होता है। फिर अगर ये गाड़ी, अगर मान लीजिए मैंने जम्मू एंड कश्मीर में गाड़ी खरीदी या आपने खरीदी, किसी ने खरीदी, 9% टैक्स दिया, 2 साल के बाद हमने ये गाड़ी बेच डाली दिल्ली के बंदे को, उसने यहाँ से ली गाड़ी, उसको वहां पर इसको दोबारा टैक्स नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो 15 साल तक होता है वो टैक्स, वो 15 साल तक टोकन टैक्स होता है। हाँ, उसको ज्यादा से अगर वो नंबर चेंज करना चाहेगा, नंबर प्लेट, उसके लिए सिमिलर यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म कुछ फी हम ले सकते हैं, 1000 2000। तो ये सर्कुलर वही होना चाहिए था, वो नहीं है। और ये कोर्ट ने अब बोला है, अब ये ना शाकिर साहब बोल रहे हैं ना हम बोल, व्हाट इज कोर्ट की जजमेंट फाइनल होती है, वी हैव टू रेस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक, अभी आप इंस्टेंटली क्या करना चाहेंगे इस हवाले से? क्या आप फिर से इसके खिलाफ केस फाइल करेंगे? कोर केस अगर होगा तो किस किस किस्म का पिटीशन आपका रहेगा? एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन रहेगा, या इस सर्कुलर को चैलेंज करना होगा? रिसर्च टीम हमारा लगा है, सुबह से हमारा रिसर्च टीम इसी काम में लगा है। तो हम एक तो हम इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन करेंगे, कंटेम्प्ट पिटीशन, और जो ये सर्कुलर कंटेम्प्ट पिटीशन हम कर रहे हैं फाइल कोर्ट में। अब एक चीज है, कोर्ट 25 तक कोर्ट की छुट्टी है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट डिवीजन बेंच में लगना है, डिवीजन बेंच 25 के बाद बैठेगा। तो कंटेम्प्ट पिटीशन हम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली जो ये सर्कुलर है, इसको हम सोच रहे हैं इसको भी अलग से भी चैलेंज करेंगे, इसका कोर्ट को बोलेंगे इसका स्टे दे दो, और कंटेम्प्ट पिटीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें कर रहे हैं। तो ये चैलेंज भी 25 के बाद ही होगा क्या? कंटेम्प्ट पिटीशन अगर हम आज भी फाइल करते हैं, कोर्ट की छुट्टी है तो वो नहीं लग सकता है। हाँ, वेकेशन जज होता है, सिंगल जज होता है हफ्ते में एक बार। जैसे आज सिंगल जज, ऑनरेबल सिंगल जज बैठे थे, अब नेक्स्ट वीक में एक दिन सिंगल जज बैठेंगे। तो अगर हमें लगा तो इसमें फिर चैलेंज भी करेंगे सिंगल जज के पास, क्योंकि इसमें जल्दी है। बाकी कंटेम्प्ट पिटीशन हाँ, मुझे लगता है कि जब हमने पिछली बार देखा था, जब आरटीओ कश्मीर ने ऑर्डर निकाला था, उसके बाद काफी ज्यादा सख्ती की गई थी उन लोगों के साथ जिनके पास नॉन जेके रजिस्टर्ड व्हीकल्स है। तो कई सारी गाड़ियों को, आपको भी पता होगा कि कई सारी गाड़ियों को बंद भी रखा गया था पुलिस के द्वारा। तो आज भी अगर ये ऑर्डर आया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी सी बात है कि पुलिस इसकी इम्प्लीमेंटेशन, या जो बाकी अथॉरिटीज इसके साथ रिलेटेड है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे, तो इस दौरान लोगों को तकलीफ भी उठाना पड़ेगा। तो क्या इस हवाले से आप, इसीलिए आप इसको पहले चैलेंज करना चाहोगे, इसके लिए स्टे लाना चाहोगे ताकि लोगों को रिलीफ मिले? दैट इज द रीजन, अदरवाइज इसमें कंटेम्प्ट ही अप्रोप्रिएट चीज थी, कंटेम्प्ट करना पुलिस को, क्योंकि आप कोर्ट का सर्कमस्टेंसेस टाइम डिफरेंट है, इस टाइम कोर्ट की छुट्टी है, वेकेशन में डिवीजन बेंच नहीं होता है, तो इसमें कंटेम्प्ट, तो इसलिए हम वो भी करेंगे, इसमें रिपिटिशन भी करेंगे, मतलब इसको चैलेंज करेंगे। बाकी रही बात, ये जरूरी नहीं है जो लॉ एंड इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो इसको, क्योंकि ये हर एक कानूनी कॉन्शियस, लॉ कॉन्शियस सिटीजन, लॉ कॉन्शियस ऑफिसर्स, लॉ कॉन्शियस अथॉरिटीज, दे नो डिवीजन बेंच की जजमेंट तो सुप्रीम है। अगर कोई भी सर्कुलर नहीं निकलता है इसके बाद, वो डिवीजन बेंच की जजमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जोहर साहब। और ये बता रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट जोहर, जिन्होंने लास्ट टाइम PIL फाइल की थी और उसमें एक कामयाब हुई थी। इन्होंने जो आरटीओ कश्मीर का ऑर्डर है उसमें स्टे भी लाया था, और जो डबल टैक्स भरने की बात हो रही थी, जो डबल टैक्स मांगा जा रहा था, तो उस पर भी स्टे लाई गई। उसके बाद काफी हद तक जो नॉन जेके रजिस्टर्ड व्हीकल्स के ओनर्स हैं उनको रिलीफ मिला था। लेकिन आज एडवोकेट जोहर बता रहे हैं कि ये जो आज का सर्कुलर है, इट इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसके लिए ये फिर से हाई कोर्ट मूव करेंगे, और एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल करेंगे, और उसके साथ साथ जो ये सर्कुलर इसको स्टे लाने की भी कोशिश करेंगे।